का लाइफ लॉन्ग लर्नर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी पार्ट 1 की जो वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, अब हम फर्दर 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फर्दर क्वेश्चन करेंगे पीजीटी कॉमर्स DSSB 2021 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? Unexpected obsolescence, expected obsolescence due to technological changes, efflux of time, even when good is not being used, wear and tear due to use and business. Obsolescence का मतलब होता है आउट ऑफ डेट हो जाना कोई भी चीज़, एसेट या फिर आपने कुछ भी खरीदा हो, कोई भी चीज़ खरीदी हो, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गई, तो इसमें तो ये तो एक्सपेक्टेड होता है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ डेट होएगी डेप्रिसिएशन के केस में, तो ये कॉज नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही होता है, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी कांस्टेंट, तो टेक्नोलॉजी हमेशा ऑब्सोलेट होती है। एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी कि ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एफ्लक्स ऑफ टाइम। वेन गुड इज़ नॉट बींग यूज, चाहे आप गुड्स को यूज़ करो या ना करो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलूट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस, कोई भी मशीनरी अगर आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू अंडर सिंगल entry system, capital in the beginning of the accounting year is ascertained by preparing a opening statement of affairs. opening statement of affairs से हमें opening capital का पता लगता है single entry system में, और closing capital का हमें पता लगता है closing statement of affairs. statement of affairs एक बैलेंस शीट की तरह होता है। जैसे बैलेंस शीट में assets and liabilities होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जैसा आप देख रहे हैं, इसमें बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल कहलाता है, और जो क्लोजिंग फिगर होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द dash of a project is the present value of future expected cash flows divided by initial outlay. initial outlay मतलब outlay का मतलब होता है investment. So here you must be knowing that कैपिटल बजटिंग में आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट A, B, C। तो अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आपको लगता है कि रिटर्न्स या प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप उस प्रोजेक्ट को चूज़ करते हो। और कैपिटल बजटिंग एक तरह से इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएट करते हो आप कि कौन सा प्रोजेक्ट फ़ायदे की में है आपके, कौन सा नहीं है, कंपनी इवैल्यूएट करती है बेसिकली। तो इसमें जो है ट्रेडिशनल मेथड्स में 2 मेथड्स होते हैं। कैपिटल बजटिंग 2 तरीक़ों से होती है, मतलब 2 तरीके की इसमें टेक्निक होती है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, मॉडर्न टेक्निक्स में आपका TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर होता है, और ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आपका TVM यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं होता। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट कम्स टू जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं वो ये हैं NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये नहीं है, ARR नहीं है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स ये होती है। मॉडर्न टेक्निक्स को हम और क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। ओके, ये भी बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। गॉट माई पॉइंट? और इसमें TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू सम बेसिक कि वो होता क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मान लो आपके पास बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट है, और आपको 1 ईयर के बाद ये 100 रुपीज़ 1110 बन जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऐड ऑन हो गया। लेकिन अगर आपके पास 1 साल के बाद आपको कोई कहे कि आपको वो 100 रुपये देगा, और कोई ये ऑप्शन दे आपको कि वो आज देगा, टुडे इटसेल्फ,
और कोई कहे फ्यूचर में देगा, यानी कि बाद में 100 रुपये देगा 1 साल के बाद, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? आप ऑफ कोर्स अभी वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, क्योंकि आपको बाद में कितने मिलेंगे, ये 1 आपका 10 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को ही क्या कहते हैं हम? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, और अब हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर लें। तो ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं पे बैक पीरियड मेथड, ये पहला है, और दूसरा हमारा है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल कितने मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के? 5। 3 मॉडर्न टेक्निक्स के, जो कि पहला है मॉडर्न टेक्निक्स में या फिर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स में NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को डिवाइड करा जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स 60,000, इट इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जब एप्लीकेशन कम होती है, और मान लो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन 40,000 की आई होती और आपने इशू किए हैं 50, तो ये किसका केस हो गया? ये हो गया किसका? अंडर सब्सक्रिप्शन का। मतलब इशू इतने किए थे और एप्लीकेशन मनी आपके पास खाली किसकी आई है? 40,000 शेयर्स की। ओके, इसमें आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में ये भी पता होना चाहिए, सेबी के अकॉर्डिंग 90% जो है, अगर मान लो आपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो कम से कम 9,000 की जो है सब्सक्रिप्शन, मतलब एप्लीकेशंस आपको रिसीव होनी चाहिए। 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं होता, मान लो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 8,000 का भी होता है या 899 का भी होता है, तो आपको एप्लीकेशन मनी वापस करनी होगी अपनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये 90% है, ये मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता, ये मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A draws a bill on B and negotiates it. B is a fictitious person. The holder may treat the bill as promissory note. ठीक है, हुंडई जो है इसमें, ये ट्रेडिशनल टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी उस टाइम पे ये यूज़ किया जाता था, और ये अब इलीगल है, ठीक है। बाकी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब लीगल है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे। आंसर जो होगा वो प्रॉमिसरी नोट होगा। सेकेंड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज स्टोलन, व्हाट टाइप ऑफ लॉस विल इट बी कॉल्ड? तो ये कौन सा लॉस होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा, बियॉन्ड आर कंट्रोल। जो भी लॉस बियॉन्ड कंट्रोल होता है उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ओके, बियॉन्ड कंट्रोल। और जैसे अब इसमें बियॉन्ड कंट्रोल में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, ओके, वो सब इसमें आ जाएंगी। और नेचुरल में आपका जैसे लीकेज, इवेपोरेशन, ब्रेकेज हो गया, कंसाइनमेंट को लेके जब जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं नॉर्मल लॉस में आ जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, assess the following situation, identify which relationship given below be called partnership. First option is B has a firm and he employed X as a manager. तो इसमें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो ये तो होगा नहीं। Two traveling agencies each having 6 partners combined by agreement into one firm है, पार्टनर्स भी हैं। 2 ट्रैवलिंग एजेंसी है जो बिजनेस कर रही थी और उनके पास पार्टनर्स थे, यानी कि वो ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे, उन्होंने दोबारा एग्रीमेंट कर लिया 6 पार्टनर्स और के साथ, तो फिर ये क्या है? एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है।
आंसर ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप देख लें इसमें सम पर्सन एक्चुअली एग्रीड टू कंट्रीब्यूट व्हाट 5,000 एनुअली टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर ओल्ड एज होम। कहाँ से आपको ये बिजनेस नज़र आ रहा है? क्या इसमें किसी प्रॉफिट की बात हो रही है? क्या इसमें किसी एग्रीमेंट की बात हो रही है? तो ऐसा हम सम पर्सन्स में से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पार्टनर्स हैं ये, ठीक है। ये म्यूचुअली भी हो सकता है, मतलब आप फिलैंथ्रोपिक वर्क भी हो सकता है, और ये वाला तो इसमें ये इनफॉर्मल है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं, मतलब ऐसी दोस्त वगैरह जो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज़ ए एंड बी शेयर अ कार एंड यूज़ इट फॉर आउटिंग्स ऑन संडेज। तो इसमें कुछ एग्रीमेंट या पार्टनरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स टू द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो ये इजी है क्वेश्चन है ये, इसमें आपको स्केड्यूल्स याद होने चाहिए। टोटल जो स्केड्यूल्स होते हैं कंपनीज एक्ट के वो 7 होते हैं। ओके, तो आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनीज एक्ट में टोटल 7 स्केड्यूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो पहला जो है हमारा वो स्केड्यूल 1 है, जिसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आते हैं। आपको ये सब लर्न करना होगा फॉर एग्जाम पे, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड स्केड्यूल पूछा गया है, क्या पता बाद में कुछ और पूछ ले स्केड्यूल, कुछ भी पूछ ले, 7 पूछ ले, जो कि अभी नहीं है, 7 या 6 है ना। तो फर्स्ट स्केड्यूल में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, सेकेंड स्केड्यूल में डेप्रिसिएशन है, थर्ड स्केड्यूल में बैलेंस शीट है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ स्केड्यूल में कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, एंड फिफ्थ शेड्यूल में अपॉइंटमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर का और होल टाइम डायरेक्टर का और मैनेजर का। सिक्स शेड्यूल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और सेवन्थ शेड्यूल में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके सेक्शंस भी अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो डन। Next question, statement is prepared on the basis of working capital which includes items which cannot be converted into cash in a short period. इसका आंसर CFS बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, CFS बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो CFS है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो, और इसमें क्या लिखा है, कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड। और वर्किंग कैपिटल की बात फंड फ्लो स्टेटमेंट में होती है। ओके, तो अब अगर हम CFS की बात करें और फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए होता है? वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, और हमारा CFS लिक्विडिटी को चेक करने के लिए होता है। ओके, और कैश, खाली कैश वाली चीज़ें जो होती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की होती हैं, और इसमें क्या होता है, अक्रूवल बेसिस होता है ये। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस होता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म। ओके, सो गाइज इसके 3 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और लॉन्ग ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें ये शायद कुछ ही बच्चों को पता होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी 2 सेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और सोर्सेस, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जब भी कोई भी न्यू पार्टनर आता है या
डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करी जाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं जब, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट साइड आता है, नेट लॉस हमारा डेबिट साइड आता है। ओके, अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है ये ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ओके, किसके कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स के। और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है। ओके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ट्रांसफ़र होता है। इतनी सी बात मेरे को आपको बतानी थी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इज़ अ टेक्निकल डिवाइस डिज़ाइन टू एनालाइज। अच्छा, ये इसका आंसर यही होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, सो अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज and application of fund is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates. This is known as what? Fund flow statement. Okay, अभी आपको बताया था जिसमें भी दो सेक्शन होते हैं सोर्सेज के, ये कीवर्ड है सोर्सेज और एप्लीकेशन, उसे क्या बोलेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, Which of the following factor is not taken into account for calculating exact amount of depreciation? Estimated value, useful life. Wait for a while. Sorry. Estimated useful life of the asset is taken into consideration. Okay. And कॉस्ट ऑफ एसेट ये भी कंसिडरेशन में ली जाती है। कमीशनिंग का मतलब होता है जैसे ट्रेनिंग एडजस्टिंग होती है ना न्यू मशीनरी की, उसे कमीशनिंग बोलते हैं। एडजस्ट करना है ना, ट्रेनिंग देना न्यू एम्प्लॉयज़ को, नई अगर कोई नई मशीन कंपनी ने परचेज़ की है, ट्रायल रन करना कि वो अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारे जो चार्जेस होते हैं ये कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन के टाइम पे क्या होता है? कंसीडर किया जाता है। और हमसे क्या पूछा है? वो फैक्टर जो कंसीडर नहीं करे जाते डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। तो सेलिंग प्राइस जो है एसेट का, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये कंसीडर नहीं किया जाता। स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी वाले को या फिर स्क्रैप डीलर को, जैसे हम अपनी मशीनरी या कोई भी ख़राब चीज़ देते हैं, कंपनी भी ऐसे ही देती है, तो वो अगर दे रहे हैं तो उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर एसेट की, तो वो चीज़ भी कंसीडर करी जाती है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following instrument is to be treated as negotiable instrument under Negotiable Instrument Act 1881? ये तो आपको सबको ही पता होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें ये आर ये नया कॉन्सेप्ट है, बिल ऑफ लेडिंग, जिसे BL से भी डिनोट करते हैं या फिर BOL से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आंसर तो वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है क्योंकि और कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन हमें दे रखा है और ये सही है। RR जो होता है वो, मान लो आपको कोई गुड्स रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो रेलवे जो है वो आपको रेलवे रिसीट्स इशू करेगा। अगर आप कोई बिजनेस या कंपनी रन कर रहे हैं तो वो आपको क्या इशू करेगा? RR इशू करेगा। वो इशू करने का RR मतलब है कि रेलवे ने आपकी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उन गुड्स की डिलीवरी कर देगा टर्मिनल तक जहाँ पे करनी है। ओके, RR का मतलब ये होता है। ओके, बिल ऑफ लेडिंग, लेडिंग से आप समझ सकते हैं सामान लादना। सामान लादने की जहाज में, शिप में जो सूची होती है यानी कि लिस्ट होती है जिसमें टाइप लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, डेस्टिनेशन की, वो सामान कहाँ जाएगा, उसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। ओके, बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है? कैरियर इशू करता है। कैरियर कौन होता है? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। ओके, अब ये किसको इशू करते हैं? शिपर को इशू करते हैं। शिपर कौन होता है? जो जहाज को चला रहा है, शिप को चला रहा है, उसे इशू करते हैं। और इस बिल में क्या होता है? क्वांटिटी
टाइप, जो भी गुड्स के टाइप हैं, और डेस्टिनेशन। डोंट माइंड माई राइटिंग प्लीज़, ओके, प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो सो मेरे को आपको ये बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड? वी ऑल नो, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बाकी कुछ भी इसमें क्या नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये लीगल है, अभी आपको बताया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।